हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल गांधी जी के ऊपर, क्योंकि गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि गांधी जी ने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया, अहिंसा एंड नॉन वायलेंस पे इतने दिन कैसे रहे। आजकल का नौजवान तो नॉन वायलेंस पे रह ही नहीं सकता, उससे कोई भी बात पूछो, कोई भी सवाल करो, वो वायलेंस हो जाता है। तो इस वायलेंस को बैलेंस करने के लिए गांधी जी में क्या इतनी ग्रेविटी थी कि उतने सालों तक उन्होंने कितने सारे मूवमेंट को चलाया, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ कंट्री हो। बहुत सारी जगहों पर गांधी जी ने इतना सारा पेशेंस रखा और धीरे धीरे चीज़ों को सीखा और आगे अपने करियर में यूज़ भी किया। जैसा कि आपको याद होगा, गांधी जी के एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले उनका पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे उनका वर्थ हुआ, आफ्टर वर्थ के बाद उन्होंने कैसे एजुकेशन हायर की, आफ्टर दैट उनका सफ़र क्या रहा, उन्होंने स्टडी में करियर में क्या किया, और उनके करियर के बैकड्रॉप से धीरे धीरे उन्होंने अपने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाया। क्योंकि गांधी जयंती के अवसर पर ही हम गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन गांधी जी को हम इस स्पेशल टर्म्स में यूज़ करने वाले हैं कि गांधी जी को हमें याद करने के साथ साथ कुछ यूटिलाइजेशन भी हो जाए, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। गांधी जी ने इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर समेट रखी हैं, और वो गांधी जी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। वनडे एग्जाम में स्पेशल गांधी जी के विषय में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आज उन्हीं सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। और साथ में देखेंगे कि गांधी जी एक सीक्वेंस ही लगा दिया था पूरा, चाहे वो खिलाफत आंदोलन में भाग लेना हो, रोलेट एक्ट का विरोध करना हो, या 1919 का जलियांवाला हत्याकांड हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने को यहाँ से मिलेंगी। और गांधी जी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करेंगे। और यदि जो भी क्वेश्चन छूटता है तो कमेंट सेक्शन आपका वेलकम करता है, आप वहाँ टाइप कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का ब्रीफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले गांधी जी के बॉर्न से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के बॉर्न, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने हाल ही में गांधी जी की जयंती को पास आउट किया है। जैसे 2 अक्टूबर अक्टूबर 1869 को ये गुजरात के पोरबंदर नामक एक प्लेस में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर जन्म के बाद हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें इनकी, ऐसे जैसे फादर नेम, इनके फादर का नेम करमचंद गांधी, बेसिकली शॉर्ट में लिख लेते हैं, करमचंद गांधी था। और इनके मदर का नाम पुतलीबाई पुतलीबाई था। और अब हम देख लेते हैं कि उनके स्पेशल, जैसे गांधी जी के बॉर्न यहाँ से हमने देखा, गांधी जी की वाइफ के रूप में कस्तूरबा थी। बेसिकली कस्तूरबा का नाम भी लॉन्ग हुआ करता था, लेकिन गांधी जी ने कुछ समय के बाद इनके नाम को कर्टेल करके छोटा सा रख लिया था, कस्तूरबा। और इनके सन्स की बात करें तो बेसिकली इनके 4 सन हैं, जैसा कि जमुना दास गांधी और ऐसे एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो गांधी जी की पर्सनल हिस्ट्री थी जिसको हमने यहाँ से समझा। अब हम गांधी जी के कुछ एजुकेशन के बारे में समझें, क्योंकि गांधी जी ने लंदन से लॉ की डिग्री ली। उसके बाद में वो गांधी जी स्पेशल फॉरेन में रहे और उन्होंने वहाँ से स्टडी की। जैसा कि हमें कुछ लेखों में मिलता है गांधी जी का जिक्र, कि गांधी जी 1889 से लेकर 1993 तक, यानी कि 1889 से लेकर 1893 तक बाहर ही रहे। और उसके दौरान 1893 से 1914 तक लगभग अफ्रीका में रहे। अफ्रीका अफ्रीका में रहे। तो गांधी जी के अफ्रीका का जो वृतांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टरनेटिव गांधी जी ने 1889 से लेकर 93 तक तो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साल खर्च किए। आफ्टर दैट 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी ने अफ्रीका में जो मूवमेंट चलाए, वो मूवमेंट बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेशन उनका होता है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले गांधी जी ने 1893 से और 1914 तक, यानी कि 1893 से 1914 तक जो अफ्रीका में उनका सफ़र रहा, उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि गांधी जी ने 1893 से लेकर 1914 तक अफ्रीका में क्या किया। बेसिकली अफ्रीका, गांधी जी 1891 में एक ट्रेडर्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला, और शायद उसका ब्रीफ नाम भी होगा, लेकिन हमने कर्टेल करके छोटा सा नाम ले लिया। हमें बेसिकली हिस्ट्री और उससे संबंधित मूवमेंट कुछ समझने हैं। तो हमने यहाँ देखा 1891 में एक अब्दुल्ला नाम के व्यापारी की कुछ समस्याएं थी, तो उसको एक लॉयर की ज़रूरत थी। तो उन दिनों गांधी जी का धीरे धीरे पता चल गया था कि गांधी जी ने लॉ किया हुआ है, वो जो व्यापारी था वो भारतीय मूल का था।
तो बेसिकली गांधी जी को किसी ने रिकमेंड कर दिया होगा, जैसे हम लोगों की तरह कर देते कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो हेयर स्टाइल वैसी रखता है, ऐसे रखता है। तो उसी टाइप में किसी ने रिकमेंड कर दिया हो, गांधी जी पढ़ाई करके आए हैं लॉ की, तो इनका यूटिलाइजेशन हो। तो गांधी जी को सबसे पहले 1891 में ये ऑफर मिला अफ्रीका जाने का, वो भी एक अपने कैरियर के रूप में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ वो गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा, उसी समय 7 जून 1893 की बात है, गांधी जी को पीटसर पीटरबर्ग नाम का स्टेशन है, वहां पर अंग्रेजों का एक आरक्षित ट्रेन का डिब्बा था। उस ट्रेन के डिब्बे से गांधी जी को नीचे उतार दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कई लेख ऐसे भी बताते हैं, गांधी जी को उतार के नीचे फेंक दिया। तो वो एक अपमानित टाइप का वर्ड है, मैं उसको यहाँ यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे देश की महान विभूति हैं, इनको हम अपने हिसाब से एक अच्छा टर्म्स देंगे कि गांधी जी को उतार दिया। तो गांधी जी को उस समय बहुत बुरा लगा कि ये भेदभाव की नीति, आखिर हम यदि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए कि हम दूसरे देश के इसलिए हमारे साथ भेदभाव हुआ, लेकिन गांधी जी उस समय डटे रहे, और गांधी जी ने अहिंसा से वो मार्ग को पाने की कोशिश की कि हम छुआछूत को पूरी तरह से हटाएंगे, भेदभाव को पूरी तरह से कम करेंगे, जो कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से रिलेटेड प्रावधान है, जो कि बीच में टर्म्स आया, तो हमने आपको वहाँ एक आर्टिकल जोड़ के बता दिया ताकि आपको याद रहे। अल्टीमेटली हम चीज़ों को सीखने के लिए तो यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आर्टिकल 17 में भेदभाव से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गांधी जी ने उस समय वो चीज़ें डिटरमाइन की कि हम ये चीज़ यहीं रह के ठीक कर सकते हैं। तो गांधी जी इस भेदभाव का शिकार पहले हो चुके थे 1993 में, 7 जून 1993 1893 में, सॉरी, ये शिकार हो चुके थे। तो धीरे धीरे गांधी जी ने वहीं से ये वर्ड सत्याग्रह यानी कि आग्रह कर और अन्याय से किसी चीज को जीतना, यानी कि हिंसा ना करना, तो उस जगह से ये सारी चीजें सीखी गांधी जी ने। इसके बाद में गांधी जी ने उसी दौर में 1894 में एक संगठन बनाया, जिसे हम नेटल, बेसिकली अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर नेटल लिखा होगा, नेटल इंडियन कांग्रेस। बेसिकली कांग्रेस वर्ड एक ग्रुप को डिनोट करता है। ये ग्रुप वर्ड, यहाँ कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप, पीपल ऑफ मोब, यानी कि लोगों की भीड़ होना। इस वर्ड को बेसिकली आपको सीखना है तो हमारे पर्टिकुलर बुक ऐप के सेशन में जाएं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। बेसिकली इस ग्रुप ने, इस छोटे से ग्रुप ने भेदभाव को कम करने की उम्मीद से ही सारी चीज़ें शुरुआत की थी। और इससे पहले भी 1800, यानी कि इसके बाद में 1903 में गांधी जी ने एक द इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका धीरे धीरे रिलीज करने दी, ताकि जो नेटाल इंडियन कांग्रेस के जो विचार थे, थॉट्स थे, उनको प्रिंटेड करके लोगों तक सर्कुलेट करना, ताकि उनको पता चले कि हम किस तरीके का कॉपरेशन चाहते हैं, वो कि दूसरे कंट्री में, स्पेशल दक्षिण अफ्रीका में उस समय ये मूवमेंट धीरे धीरे इनिशियल स्टेज पर था, धीरे धीरे बढ़ता गया। और आगे चलकर गांधी जी ने और सारे मूवमेंट यहाँ धीरे धीरे चलाए। और एक खास मूवमेंट है जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है कई बार, जो कि जुलू मूवमेंट होता है। जुलू मूवमेंट, जुलू मूवमेंट में क्या हुआ कि उस समय अंग्रेजी सेना जो थी, वो भारतीयों को अपने सेना में भर्ती जल्दी करना नहीं चाहती थी। वो चाहे कोई भी कारण हो, उससे पीछे हमें नहीं देखना, लेकिन गांधी जी ने उस समय ये प्रयास किया कि अंग्रेजी सेना में भारतीयों को मिक्स किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक समस्याएं भी कम होंगी और उन पे एक एक्सपीरियंस डेवलप होगा। तो उस समय अंग्रेज शायद हिंदुस्तानियों को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने प्रयास करा, तो अंग्रेजों ने सिर्फ इस बेस पे रखा कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी सैनिक रखे जाएंगे, वो सिर्फ जो घायल हमारे सैनिक होंगे उनको ट्रीटमेंट देंगे। तो उस बेस पे ये जुलू मूवमेंट का गांधी जी ने यहाँ पर कॉपरेशन किया, यानी कि शुरुआती स्तर पर इसको अपने स्तर पर चलाया। धीरे धीरे अंग्रेजी सैनिकों में हमारे भारतीय सैनिक शामिल होने लगे। वो स्ट्रेचर के जरिए ही उनके उठा के बॉडी को इधर उधर करते और उनको ट्रीटमेंट पार्टिकुलर देते। तो इस जुलू मूवमेंट को कई बार पूछा जाता है, कम्पिटिटिव वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। और ये नटाल इंडियन कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। और 1903 में जो द इंडियन ओपिनियन उन्होंने थॉट प्रसारित किए थे, वो भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ से हमने बेसिकली 3-4 चीज़ें देखी। अब गांधी जी फाइनली जब इंडिया का रुख करते हैं 1914 के बाद, जब गांधी जी 1914 के बाद यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को जब फाइनली गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, ये सारे मूवमेंट वहाँ करने के बाद उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था। जब वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं,
तो स्पेशली उसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्पेशल स्टूडेंट को किसी भी पार्टिकुलर डेट को याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके पीछे की जो हिडन स्टोरी है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, अगर वो समझ में आ जाए तो बेटर होता है। क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन से मनाया जाने लगा, तो 9 जनवरी 1915 से। उसके पहले ये गांधी जी बाहर थे, और उसके उसी समय 1915 में जब गांधी जी यहाँ आए, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 के बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो कि बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जब यहाँ आए, तो उस क्वेश्चन का लिंक इससे आप ड्राइव करेंगे। 1915 में जब आए, तो सबसे पहले उनके वैचारिक जो गुण थे या वैचारिक अभिव्यक्ति थी, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिली। गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले गोखले जी से मिले, तो उनके विचार मिलने लगे। कई बार गोखले जी ने उनको, गांधी जी को कई लोगों से मिलाया, लेकिन उतने विचार उनसे नहीं मिले जितने गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले थे। तो यहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब आपको ये जो टर्म्स है वो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आई होप। और इसके बाद में गांधी जी 1915 के बाद धीरे धीरे गुजरात में सेटल होने लगे। 1916 में गांधी जी गुजरात में सेटल हुए, और उन्होंने साबरमती नाम का एक आश्रम खोला। अब यहाँ आश्रम राम रहीम या बाबा रामदेव जैसे आश्रम नहीं होते थे। उस समय किसी एक बस्ती में रहकर वो अपने ज्ञान को प्रसारित करते और लोगों में जागरूकता फैलाते, स्वतंत्रता के प्रति और स्लेवरी के प्रति, कैसे इसको हम लिबरल करें, कैसे फ्रीडम पाएं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ बैठ के वो डिस्कस करते थे। उसी दौरान धीरे धीरे बहुत सारे हमारे यहाँ के जो नेता थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, बहुत सारी हस्तियां उनसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगी। तो उसी समय 1917 की बात है, बिहार में अंग्रेजों का दमन बहुत तेजी से चल रहा था। खासकर वहां पर जो अंग्रेजों से अटैच जो जमींदार थे, वो किसानों को जबरन खेती करवाते थे, और वहां पर 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनली आपको करना पड़ेगा। जैसे किसी भी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, और उस 20 कट्ठे में से अंग्रेजों ने 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। क्योंकि नील की खेती अनिवार्य करना इसलिए कर दिया था कि उस समय 1800 के दौर में अंग्रेजों की यहाँ, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी। अंग्रेज यहाँ से, हिंदुस्तान से औने पौने दाम में माल, कच्चा माल खरीद के ले जाते, और वहाँ से बना के पेटेंट करके यहाँ पे लाते, और इसी माल को 60 गुना लगभग महंगा बेचा करते थे। तो अंग्रेज उसी हिसाब से यहाँ पर आए, और उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, और सारे ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डाल दी। जैसे आपको 1853 में रेल लाइन को बहुत तेज़ी से विकास किया। अंग्रेजों ने बेसिकली अपने ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए सारे स्टेप लिए थे, ना कि आपका आज भला करने के लिए कि आप ट्रेन में घूमेंगे, आने वाली पीढ़ी जनरेशन हिंदुस्तान की ट्रेन में घूमेगी। ऐसा उनका कतई उद्देश्य नहीं था। उनका ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करना और जो कॉस्ट होती थी उसको कम करना। जैसे मोदी जी आजकल उसी ट्रेंड को आगे लेके चल रहे हैं। रो परियोजनाएं चालू कर दी, जिस जगह समुद्री मार्ग हैं वहाँ पर ट्रेन जहाज से बड़े बड़े लोड वाहन को ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर से उधर कर देते, तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। बहुत सारी रो परियोजनाएं चालू हो रही हैं, तो उसी को काउंटर अटैक करके कहीं ना कहीं हम उस कमर्शियल चीज़ को फिर से यूज़ करना चाह रहे थे, जो उस समय अंग्रेजों ने शायद यूज़ की थी। तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में खाली जो आपका 3 कठिया प्रणाली कानून चल रहा था, उसके विरोध में गांधी जी के पास प्रस्ताव आया। क्योंकि गांधी जी धीरे धीरे न्यूज़पेपर के जरिए, चाहे द इंडियन ओपिनियन के जरिए लोगों के मन में एक विशेष स्पेस बनाते जा रहे थे। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें लोगों के समझ में आने लगी। तो जब गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए, तो लोगों ने कहा कि गांधी जी को हम साथ लेकर क्यों ना ये मूवमेंट को ख़त्म करें, ये समस्या को ख़त्म करें। तो गांधी जी ने ये मांग यूं ही नहीं मान ली, लेकिन उनके जो समझदार वर्ग था, उनके पीछे जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको जो असिस्ट कर रहा था, यानी कि एडवाइस कर रहा था, उन लोगों ने कहा गांधी जी अच्छा मौका है, आप देख लीजिए, आगे चलकर ये सारी क्राउड हमें एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर देगी, प्रॉफिट देगी। तो गांधी जी ने धीरे धीरे ये चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और धीरे धीरे वो समस्या खत्म की। इसके बाद में 1918 में गांधी जी के पास एक मौका और आया। जो 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन कर रहे थे उस समय, क्योंकि किसी भी मिल में मजदूर काम करता है, तो उसको काम करते करते एक समय, लंबा समय हो जाता है। उस समय बेसिकली हमारे जो इंडियन जो वर्कर लॉ है, उसमें 60 साल तक की उम्र में कोई भी वर्कर अच्छी इफिशियंसी के साथ काम कर सकता है। और वही इफिशियंसी अगर आपने किसी पार्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है, तो उस कंपनी का दायित्व बनता है कि आपको पीएफ या उसी जैसी कोई फैसिलिटी दे, ताकि आपका आगे का जीवन निर्वाह आसानी से हो सके।
तो उसी समय कुछ कंपनियां मजदूरों को वेतन भत्ता नहीं दे रही थी, तो फाइनली मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। उस समय वो मूवमेंट चला रखे थे। तो उस समय भी गांधी जी ने उस अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वहां से गांधी जी की विख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। हम देख लेते हैं कि सबसे पहले गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो वहां से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। 1916 में गांधी जी ने जो आश्रम बनाया अपना गुजरात में ही। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का नेतृत्व किया। अब धीरे धीरे ये सारी घटनाएं चलती गई और गांधी जी का जो प्रचार प्रसार है वो तेजी से बढ़ता गया। गांधी जी के दिमाग में पहले से था कि हमें भेदभाव मिटाना है। तो हिंदुस्तान आकर देखा उन्होंने, वो अफ्रीका में रहते भी ये सोचते थे कि हमें इंडिया वापस जल्दी लौटना होगा और हमें देश को भी देखना होगा, क्योंकि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां इवन अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हर जगह फैली हुई थी। तो अब इससे रिलेटेड हम ये भी देखेंगे जो हमारे और क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद में 1919 में गांधी जी के पास फिर 3 मौके आए। सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 को जलियांवाला कांड हुआ और 1919 में ही एक रोल एक्ट कानून आया, जिस कानून की बहुत सारी बुराइयां थीं। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन चला, जो कि उस समय फर्स्ट युद्ध में मुसलमानों का एक प्रतिष्ठित जो पद होता था उसको खत्म करके अंग्रेजों ने पहले भी यकीन दिलाया था कि इस युद्ध में अगर आप हमारा भाग देते हैं, साथ देते हैं, तो ये पद आपका खलीफा के इक्विवेलेंट जो पद है वो उसको हम बनाए रखेंगे और जर्मनी की मदद नहीं करेंगे। तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया था। उस कॉन्सेप्ट को हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे, जैसे समझेंगे खिलाफत आंदोलन की स्पेशल क्या डिमांड थी। तो यहाँ पर जो हमारा मुस्लिम समुदाय था वो यहाँ पर 1900 में गठन किया और उस समय जो मुस्लिम समुदाय था वो एकत्र था। तो ये मूवमेंट भी उस समय थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज थी। और 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। इसमें खास चीज़ें क्या हैं, कई बार पूछा भी जाता है रोलेक्ट एक्ट इंडिया में क्यों आया, ये किसको टैकल करने के लिए आया था, 1919 में ऐसी क्या चीज़ें थी। तो रोलेक्ट एक्ट इसलिए आया था कि भारत में जो हम सेडिशन का जो चार्ज लगाते हैं ना, वो पहले किसी लॉ के थ्रू लगता था। अब इस रोलेक्ट एक्ट आने से क्या हो गया था कि अंग्रेजों जो सिपाही थे उनको किसी भी हिंदुस्तानी को पकड़ के आसानी से बिना किसी सवाल जवाब के जेल में डाल देना था और मन मर्जी की सजा देना था। तो इसमें ये प्रावधान था जिसका जमकर विरोध हुआ। तो जनता वैसे ही बौखलाई हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ, उससे भी प्रभावित थी। तो ये तीनों मूवमेंट को गांधी जी ने स्पेशल अपने नेतृत्व में लिया, क्योंकि गांधी जी जानते थे आगे चल के ये सारी चीजें हमें प्रॉफिट पहुंचाएंगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक का सफर हमने देखा कि रोलेक्ट एक्ट आया जिसकी बुराई क्या थी। 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन है जिसका नेतृत्व किया हुआ अली बंधु और कुछ और लोग मिलकर कर रहे थे, लेकिन गांधी जी को जब प्रोत्साहित किया गया तो गांधी जी ने इसका मूवमेंट अपने हाथ में ले लिया, बागडोर संभाल ली। अब चलते चलते 12 मार्च 1922 को 1922 में 12 मार्च 1922 में यहाँ से असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा कि अब ये सारी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। असहयोग आंदोलन का बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप पहले काम कर रहे हैं तो अब उसका काम करते हैं जब हम, तो सहयोग करते हैं। अब जब हम उसका काम ही नहीं करेंगे तो वो असहयोग हो गया। तो गांधी जी ने पूरे देश के कर्मचारियों से आह्वान किया कि भाइयों, अब आपको हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, यानी कि असहयोग मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। तो ये असहयोग आंदोलन चलता गया। इसी बीच 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी 1922 को यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर कुछ पुलिस वालों को एक चौकी में बंद कर हमारे जो गर्म दल के नेता थे, बेसिकली गर्म दल और नरम दल दो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे उनमें पाए जाते थे। जैसे नरम दल में गांधी जी शामिल थे, गर्म दल में चंद्रशेखर आजाद थे। तो वैसे गर्म दल के नेताओं ने एक चौकी में कुछ पुलिस वालों को बंद करके जला दिया। तो गांधी जी ने जल्दी ही ये 16 फरवरी के आसपास ये अपना मूवमेंट वापस ले लिया। 16 फरवरी के आसपास वापस ले लिया कि इतने बड़े मूवमेंट में हम इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि किसी की जान माल की हानि हो। तो गांधी जी ने ये भी वापस ले लिया।
ये जब आंदोलन वापस लिया तो जो नौजवान वर्ग था, गरम दल के लोग थे, बड़ा जन आक्रोश फैलता गया। अब हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस लिया। इसके कुछ समय बाद 6 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। अब इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा अपने कितने सहयोगियों के साथ शुरू की। वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो गांधी जी ने अपने 78 प्लस एक सहयोगी के साथ दांडी यात्रा शुरू की, क्योंकि कई एग्जामिनेशन के जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन के, उसमें 78 भी दिया होता है, किसमें 79 भी दिया जाता है। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। यहाँ से गांधी जी के साथ 78 लोगों ने स्टार्टिंग की और धीरे धीरे ये संख्या हजारों की संख्या में बढ़ने लगी। एक्चुअली ये नमक सत्याग्रह था, इसका दूसरा नाम नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की और धीरे धीरे बहुत लाखों की भीड़ हो गई और नमक को उठाकर, जिस जगह पर कर लगाया था नमक पर, उठाकर तोड़ दिया। इस जन सैलाब ने बहुत सारी लाठियां खाई, लेकिन अल्टीमेटली ये आंदोलन भी सफल हो गया। इसके बाद में गांधी जी ने धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए यहाँ से कुछ समय और लिया, और गांधी जी ने इसके बाद में असहयोग आंदोलन यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, शॉर्ट में लिख लेते हैं, आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह थी कि पूछा जाता है कि वह भारत का एकमात्र कौन सा आंदोलन है या सत्याग्रह है जिसमें महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया। तो वह एकमात्र सत्याग्रह था जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। उसमें महिलाओं ने, नारी शक्ति ने सबसे पहले प्रदर्शन दिखाया। और इस मूवमेंट में जो सरोजनी नायडू हैं हमारी, सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और नारी शक्ति का ये समझो कि यहाँ से उद्गम हो गया। धीरे धीरे नारी शक्ति और बढ़ने लगी, और ये मूवमेंट धीरे धीरे 1931 तक चलता गया। उधर हम डिस्कस कर लेते हैं 1931 में जब चला, और इधर जो इंग्लैंड में टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गोलमेज परिषद की जो बैठकें हो रही थी लगातार 1930 से स्टार्ट हो गई थी। 1930 में पहली गोलमेज बैठक हुई, इसके बाद में 1931 में दूसरी गोलमेज बैठक हुई, और 1932 में तीसरी गोलमेज बैठक हुई। इस गोलमेज बैठक का बेसिकली जो उद्देश्य था, अंग्रेजों को, हिंदुस्तान को कई समुदाय में तोड़ना। क्योंकि 1909 में जो सिखों को कम्युनल अवार्ड मिल गया था, वहीं 1919 में मुस्लिमों को कम्युनल अवार्ड मिल गया था, और 1932 में जो दलित वर्ग है, एक जो लगभग 17-18% पूरी देश की आबादी में हिस्सा रखता है, उसको कम्युनल अवार्ड मिला। तो गांधी जी को यहाँ ऑब्जेक्शन हो गया कि अब इतने बड़े जनसमुदाय को तोड़ना। इस सारे अवार्ड में जो कम्युनल अवार्ड मिले थे उनमें इतना शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम थी, उतनी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन गांधी जी के इधर 3 रील और चल रहे थे। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे चल रही थी। अब उन 11 सूत्रियों में जैसे गांधी जी की पहली मांग थी कि हमें पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हथियार चाहिए और स्पेशल जगह पे जाने के लिए छूट चाहिए, और बहुत सारी डिमांडें उनकी थी जो 11 सूत्री मांगों में शामिल थी। तो उसी समय यहाँ पर भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय थोड़े कोऑपरेटिव व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लगातार ये जो गांधी जी का जो सत्याग्रह का क्रम चलता था 1915 से, जब गांधी जी आए तो गांधी जी तो यहाँ पूरा बवाल मचाती थे हिंदुस्तान में। जब से 1915 से यहाँ धरती पे उतरे हैं अफ्रीका से, उन्होंने बवाल काट दिया कि इतने से सत्याग्रह चला दिए, लग सत्याग्रह पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो फिर जो लॉर्ड इरविन थे, गांधी एंड इरविन, इन दोनों के बीच में 1931 में जो सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इरविन ने कहा कि आप हमारी जो पार्लियामेंट में चले जाइए, वहाँ पर अपनी मांगों को रखिए, आपकी मांगें डेफिनेटली मान ली जाएगी। तो गांधी जी उसी आश्वासन को लेकर चले गए। उन्होंने अपना मूवमेंट सारा पीछे छोड़ के, बहुत सारी मेधावी जो हमारी महिलाएं थी उनको छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों को मूवमेंट पर रोक दिया, और वो आगे चले गए। अब यहाँ से पूछा भी जाता है कि ये तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 1930 एंड 1931 एंड 1932, ये तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस में एकमात्र व्यक्ति था जिसने हिस्सा लिया था। तो वो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता, तो वह एकमात्र व्यक्ति था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जबकि गांधी जी सेकंड में गए और गांधी जी उधर से जब वापस आए तो उनकी मांगों को नहीं माना गया। तो गांधी जी गुस्से में आ गए, और गांधी जी गुस्से में आ गए तो समझो कि जब आदमी गुस्से में आता है, व्यक्ति गुस्से में आता है तो क्या करता है। तो उसी समय गांधी जी गुस्से में आ गए और गांधी जी ने फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ये धीरे धीरे चलता रहा। गांधी जी ने कहा अब कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों को बस भगाना पड़ेगा, मार पीट के भगाना पड़ेगा, वो कैसे भी हो, माने ना पता कुछ भी, भागना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा। तो उसी समय 1942 में, लेकिन गांधी जी को किसी भी वायलेशन के कारण वहाँ पर उस समय पूना पूना की यरबदा जेल में, पूना की यरबदा जेल में ठूंस दिया गया, धकेल दिया। गांधी जी वहाँ पढ़े थे। उसी समय 1942 में बिहार के एक सचिवालय नामक स्थान पर 8 सचिवालय नामक स्थान पर 8 विद्यार्थियों ने अपनी शहीदी दे दी, यानी कि शहीद हो गए। वो इसी तरीके से वायलेंस को मेंटेन करने पे, क्योंकि वो गरम दल से रिलेशन रखते थे, सोचते समझते नहीं थे और इंस्टेंटली उन्हें रिजल्ट चाहिए था। गरम दल का यही तो वो तो एक तरीका था, जिसके कारण 8 विद्यार्थियों से जो शहीद नामक घटना हुई वो वहाँ घट गई। अब इससे पहले गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उनको भी कम्युनल अवार्ड मिल चुका था 1932 में, जैसा कि हमने देखा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, यानी कि जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेशन किया। 1909 में वहाँ सिखों को कम्युनल अवार्ड मिल गया था और 1919 में मुस्लिमों को मिल गया था और 1932 में फाइनली दलितों को भी मिल गया था। तो गांधी जी ने कहा कि इतनी बड़ी जो देश की आबादी है उसको तोड़ के अगर हम सेपरेट करेंगे तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो गांधी जी ने उस समय आमरण अनशन कर दिया 1932 में। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर एक मेंटली प्रेशर बढ़ने लगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही सूझी समझी हुई विरासत थे इस देश की, जिनको हमने खोया, शायद बहुत दुख है। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन पर मेंटली दबाव बढ़ने लगा कि हमारा समाज इतना सशक्त नहीं है और फिर हम सिर्फ अपने समाज के लिए इतनी सारी जन हानि नहीं देख सकते। तो जगह जगह दंगे होने लगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना स्टेप पीछे लिया और गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ते हुए उन्हें कुछ स्पेशल असेंबली में स्पेशल सीटें दे दी। निर्वाचन आयोग में इस तरीके से सीटें निर्धारित कर दी कि आपको स्पेशल सीटें दी जाती हैं, अलग अलग असेंबली में सीटें निर्धारित कर दी। तो वहाँ से भी कम्युनल अवार्ड 1932 का जो दलितों को मिला था वो सेपरेटली ख़त्म हो गया। तो यहाँ से बेसिकली ये 3-4 क्वेश्चन बने और इससे पहले जो पूरे मूवमेंट बारी बारी से बने उनको हमने देखा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो 1942 में, यानी कि 1942 में जब गांधी जी 1942 में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय गांधी जी तो जेल में थे और बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों को वायलेशन के नाम पर अंदर डाल दिया। तो वहाँ पर उस सारे जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, बड़े स्तर पे तेजी से चल रहा था। तो वहाँ पर गांधी जी सारी चीज़ों को बैलेंस करके, पहले ही सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर थे वो कर गए थे। उसी समय जीरो हावर एक मूवमेंट चला। ये मूवमेंट कई बार बड़े स्तर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछा जाता है। बेसिकली वनडे एग्जाम में कम ही देखने को मिलता है। तो ये जीरो हावर मूवमेंट किसने चलाया था? ये अज्ञात व्यक्ति था यूसुफ, यूसुफ जो कि इन सारे हमारे जो 1942 के नेता थे वो धीरे धीरे वायलेशन के अगेंस्ट हमें जेल में डाल दिए गए थे, पूना की यरबदा जेल में डाल दिए गए थे 1932 के बाद में। उस समय जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद में 1942 में डाल दिया। तो यूसुफ नामक व्यक्ति ने इस मूवमेंट का पूरा जो कॉपरेशन है वो किया, पूरा मैनेज किया इस चीज़ को और चलता रहा। तो यहाँ से भारत छोड़ो मूवमेंट तक गांधी जी का जो सफ़र था उसे हम गांधी एरा के नाम से जानते हैं। हमने डिस्कस किया गांधी एरा क्या है। अब हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सोच लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और, जैसे महात्मा महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले श्रद्धा है, एक श्रद्धा श्रद्धानंद स्वामी करके हैं। ये कुछ लेखों में मिलता है कि श्रद्धानंद स्वामी ने दिया। और सबसे पहले महात्मा टैगोर ने कहा, महात्मा सबसे पहले टैगोर ने कहा। और राष्ट्रपिता, ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो बेसिकली राष्ट्रपिता कहने के पीछे उल्लेख ये मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कि आज़ाद हिंद जो फौज थी, वो सेना बनाई थी,
उस समय उन्होंने एक लेटर लिखा था कि गांधी जी का कुछ समर्थन मिल जाए और आशीर्वाद मिल जाए। तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को ऐसे राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो वहाँ से ये शब्द ड्राइव हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को पिता कहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बोस हम शॉर्ट में लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इनको नाम दिया। अब गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि दी थी जिसको मैं रिकॉल शायद अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आपको ये टाइप करने होगी ताकि हम अगले वीडियो में मेंशन कर दें। तो टैगोर जी को भी एक केसर टाइप की एक उपाधि दी थी, और केसर ए हिंद गांधी जी को उपाधि दी थी। तो गांधी जी से हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। गांधी जी अहिंसा के नाम पर इतने आगे कैसे बढ़ गए, उनका नेतृत्व क्या था, गांधी जी के अंदर कितना पेशेंस था। हमें एक चीज़ गांधी जी से सीखनी चाहिए। वो कहा जाता है ना कि जब कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर देना। उसका नेतृत्व यही नहीं होता कि फिजिकली गाल को कर देना। उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कितनी ग्रेविटी है, कितना पेशेंस है, कितना पेशेंस रखकर चीज़ों को करते हैं। जैसा कि गांधी जी की हमने लेखनी से और गांधी जी के इतना इंटायर डिस्कशन से ये चीज़ सीखी कि गांधी जी को एज ए कम्पिटेटिव और वनडे एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जो नेल्सन मंडेला है अफ्रीका में, गांधी जी ने नेल्सन मंडेला जी हैं, उनके ऊपर भी इंडिया में स्पेशली सवाल पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। उनको छोड़ा नहीं जाता क्योंकि अफ्रीका में जब गए तो हमारे जो गांधी जी के एक तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री बने, पूरक वहाँ बने आगे चलकर। तो नेल्सन मंडेला ने उस तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ाए गांधी जी के बेस पे। गांधी जी के जो मूवमेंट थे उनको धीरे धीरे कैरी ऑन किया, आगे लेकर आए। तो नेल्सन मंडेला को बहुत अच्छा वहाँ पर एक दूसरा गांधी यानी कि सेकंड गांधी कहकर भी बुलाया जाता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरी बात, नेल्सन मंडेला का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये भी पूछा जाता है गांधी जी का जो नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था। तो वो नेल्सन मंडेला का जन्म लगभग 1819 के आसपास हुआ था। मुझे एग्जैक्टली उसका फिगर याद नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु 5 दिसंबर दिसंबर 2013 में हुई थी, जो रिसेंटली कई पेपर में पूछी गई है। तो इसी तरह के जो रिलेटिव वीडियोस हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टाइप का एक हेडिंग दिख रहा होगा, उसको टच करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप जब भी नया वीडियो बनाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और लाइक जरूर करें, क्योंकि इतनी सारी जो एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो अल्टीमेटली आप ही के लिए गोल है। और बहुत सारे हम करंट के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्टिकुलर सेशन में इसी में, और सेपरेट वोकैब का सेशन भी चला रहे हैं ताकि आप अंग्रेजी भी स्ट्रॉन्ग करेंगे साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।